भूगोल का पहला चैप्टर देश और उनके निवासी। एनसीईआरटी भूगोल का पहला चैप्टर देश और उनके निवासी, भाग 1, कक्षा 6। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी खगोलीय पिंड, सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, क्षुद्रग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, चंद्रमा, ब्रह्मांड में पृथ्वी। खगोलीय पिंड अर्थ सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। विशेषता: सभी खगोलीय पिंडों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला तारा, दूसरा ग्रह। तारे: जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं वे तारे कहलाते हैं। ये पिंड गैसों से बने होते हैं और आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण भी होता है। अत्यंत दूर होने के कारण ही ये पिंड हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, अतः यह हमें बड़ा चमकीला दिखाई देता है। ग्रह: जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह केवल सूर्य जैसे तारों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रह के लिए अंग्रेजी में प्लेनेट शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेती है। ग्रहों की कुल संख्या 8 है। नोट: प्लूटो के हटने के कारण वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सौरमंडल: सूर्य और 8 ग्रहों को मिलाकर सौरमंडल या सौर परिवार बनता है। 8 ग्रहों के अतिरिक्त अन्य सदस्य जैसे ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है, को भी सौरमंडल में शामिल किया जाता है। सूर्य स्थिति: सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। विशेषता: सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना होने के कारण पूरे सौर परिवार के लिए ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है और लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात इतनी तीव्र गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ग्रह कुल संख्या: हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। स्थिति: सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्षुद्र ग्रह। अर्थ: मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। विशेषता: ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उत्पत्ति: ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट से बिखर गए थे। पृथ्वी स्थिति: पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसका सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। विशेषता: सूर्य ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, किंतु ध्रुवों पर यह कुछ चपटी है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पृथ्वी पर जल, उपयुक्त तापमान और जीवनदायिनी गैसों से युक्त सघन वायुमंडल उपस्थित है।
अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, जिसका कारण पृथ्वी में मौजूद पानी है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। उपग्रह अर्थ अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ साथी या सहचर होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। विशेषता अब तक हमारे सौर परिवार में 50 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह हैं। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता, वे भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। चंद्रमा स्थिति चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,85,005 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण यह इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा द्वारा प्रवर्तित प्रकाश हम तक 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। विशेषता हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और आध घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और दूसरा भाग हमसे छिपा रहता है। ब्रह्मांड में पृथ्वी स्थिति यह पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है, वह इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण जैसी है। पृथ्वी इस सौरमंडल का एक सदस्य मात्र है। हमारे सौरमंडल जैसे लाखों तारामंडलों को मंदाकिनी कहते हैं और हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। विशेषता संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाकिनियाँ हैं, इसलिए ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। ब्रह्मांड में परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं कि उन्हें प्रकाश वर्षों यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी में मापा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य सौर परिवार के सभी 8 ग्रह सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार पथों में करते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। परिक्रमण करते समय सभी ग्रह की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत रहती है और यह ग्रह भी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। शुक्र और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जिनकी परिक्रमण और घूर्णन की दिशा अलग अलग होती है, जबकि शेष सभी ग्रहों की परिक्रमण और घूर्णन की दिशा एक ही रहती है। सूर्य से ग्रहों की दूरी जितनी अधिक होगी, उन्हें परिक्रमण में उतना ही अधिक समय लगेगा। जैसे बुध सूर्य के सबसे निकट है, अतः उसे एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। इसके विपरीत सबसे दूर होने के कारण नेपच्यून को 165 वर्ष लगते हैं। जो ग्रह सूर्य के जितना निकट है, उसका तापमान उतना अधिक अर्थात गर्म होता है, और जो ग्रह जितना दूर है, उसका तापमान उतना कम अर्थात वह ठंडा होता है। चैप्टर नंबर 2 अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी की आकृति गोल होने के कारण इसका कोई किनारा नहीं है जहाँ से कोई दूरी नापी जा सके, किंतु फिर भी इस पर 2 बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित है, अतः इन बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। जो रेखाएं दोनों ध्रुवों के बीच पूर्व से पश्चिम दिशाओं में खींची जाती है, अर्थात जो रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर वृत्त बनाती है, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती है, अर्थात अर्धवृत्त बनाती है, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन दोनों रेखाओं की सहायता से हम धरातल पर किसी स्थान की स्थिति निश्चित कर सकते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप अक्षांश कहलाती है।
विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में नापा जाता है एवं एक अंश 0 डिग्री के 60 बराबर भाग किए जाते हैं और प्रत्येक इकाई को 1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक इकाई को 1 सेकंड कहते हैं। पृथ्वी के महत्वपूर्ण अक्षांश: आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। इस रेखा से दोनों ध्रुवों में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का चौथाई भाग है। दूसरे शब्दों में यह 360 डिग्री के 1/4 भाग अर्थात 90 डिग्री की माप है। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी पर खींची गए अक्षांशों में सबसे बड़ी रेखा विषुवत रेखा है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश भी हैं जिन्हें विशेष नाम दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश के नाम: स्थिति: कर्क रेखा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। मकर रेखा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध। आर्कटिक वृत्त विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। अंटार्कटिक वृत्त विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध। पृथ्वी के ताप कटिबंध निम्न प्रकार के हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध निम्न प्रकार से हैं। ताप कटिबंध के नाम: स्थिति: उष्ण कटिबंध कर्क से मकर रेखा के मध्य का भाग अर्थात 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक के भाग में मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह क्षेत्र सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त के मध्य का भाग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। इसी प्रकार 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त के मध्य का भाग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में मध्याह्न का सूर्य कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं चमकता। साथ ही ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का कोण घटता जाता है, इसलिए यहाँ न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है, अतः साधारण तापमान रहता है। शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा आर्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव के मध्य भाग बहुत ठंडा होता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती है, इसलिए इन्हें शीत कटिबंध कहा जाता है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा, जिसे प्रधान मध्य रेखा कहते हैं, का मान 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना की जाती है, जिससे किसी भी स्थान की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के मान के साथ पूर्व या पश्चिम अंकित किया जाता है। सूर्य की छाया मध्याह्न दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना करने के लिए निम्न तरीका अपनाया जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व घूम जाती है। पृथ्वी की प्रति घंटा घूर्णन गति 360 डिग्री बटा 24 बराबर 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा या प्रति 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा बाई 60 मिनट, अतः 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अतः जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय ग्रीनविच के पूर्व 15 डिग्री देशांतर पर
15 गुना 60 मिनट अर्थात 1 घंटा समय आगे होगा। इसका अर्थ यह है कि उस स्थान पर दिन का 1 बजा होगा और ग्रीनविच के पश्चिम में 15 डिग्री देशांतर पर इस समय में से 1 घंटा पीछे होगा। इसका अर्थ यह है कि उस स्थान पर सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार 180 डिग्री देशांतर पर उस समय आधी रात होगी जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे का समय होगा। जब किसी पर सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है अर्थात जब सबसे छोटी छाया बने तब दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। अतः एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक जैसा ही होगा, परंतु विभिन्न देशांतर रेखा पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अवश्य अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को ही सारे देश का मानक समय माना जाए, परंतु कुछ देशों के एक से अधिक मानक समय हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को यहाँ की मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है और इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय अर्थात भारतीय मानक समय कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर आते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली: अक्षांश: किसी स्थान की विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। देशांतर: किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। स्थानीय समय: किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय। मानक समय: किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय। चैप्टर नंबर 3: पृथ्वी की गतियाँ। घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य की लंबवतः एवं तिरछी किरणें, ऋतु चक्र। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, घूर्णन तथा परिक्रमण। घूर्णन यह पृथ्वी की अपने ही अक्ष पर संपन्न होने वाली चक्राकार गति है। यह पृथ्वी की दैनिक गति भी कहलाती है। पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से मिलती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यह प्रक्रिया घूर्णन कहलाती है, जिसके कारण पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है और दूसरा भाग अंधेरे में रहता है। प्रकाश वाले भाग में दिन तथा अंधेरे वाले भाग में रात होती है। परिक्रमण: पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, परंतु सुविधा के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन ही गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 6 घंटे गुने 4 वर्ष और 24 घंटे अर्थात एक दिन 24 घंटे का अथवा एक दिन का अंतर होता है और प्रत्येक चौथे वर्ष के फरवरी माह में इस एक अतिरिक्त दिन को जोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक चौथे वर्ष 366 दिन लीप ईयर का होता है। सूर्य के परिक्रमण मार्ग पर पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका हुआ रहता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य की ओर झुका रहता है और उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती है। इसके विपरीत इस अवधि में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, अतः वहाँ दिन छोटे और रात बड़ी होती है। सूर्य के परिक्रमण मार्ग पर जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य के सामने झुका होता है तो उसके सभी स्थानों पर दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य की ओर झुका रहता है तो उत्तरी ध्रुव पर सदा सूर्य का प्रकाश रहेगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ 24 घंटे का दिन होगा और रात बिल्कुल नहीं होगी। इसके विपरीत जब दक्षिण गोलार्ध 6 महीने सूर्य की ओर झुका रहता है तो दक्षिणी ध्रुव पर सदा सूर्य का प्रकाश रहेगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ
24 घंटे का दिन होगा, रात बिल्कुल नहीं होगी। गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध का सूर्य की ओर झुकना, 24 घंटा दिन अर्थात 6 माह दिन होना। दक्षिणी ध्रुव, 24 घंटा रात अर्थात 6 माह रात होगी। उत्तरी ध्रुव में रात नहीं होगी, जबकि दक्षिणी ध्रुव में दिन नहीं होगी। दक्षिणी गोलार्ध का सूर्य की ओर झुकना, 24 घंटा रात अर्थात 6 माह रात होगी, दिन नहीं होगा। दक्षिणी ध्रुव, 24 घंटा दिन अर्थात 6 माह दिन होगा, रात नहीं होगा। केवल विषुवत रेखा पर ही दिन और रात की अवधि बराबर होती है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण दिशा में दूर जाते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। इसका कारण विषुवत पर वर्ष भर सूर्य का लंबता चमकना। सूर्य की लंबता और तिरछी रेखा। दोपहर के समय सूर्य की किरणें लंबता सीधी होती है और यह किरणें पृथ्वी के छोटे भाग पर पड़ती है, अतः उन किरणों से अधिक गर्मी प्राप्त होती है। सुबह और सायंकाल के समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर फैलती है, अतः उन किरणों से कम गर्मी प्राप्त होती है। सूर्य की लंबता किरणें से दोपहर के समय अधिक गर्मी और तिरछी किरणों से सुबह और सायंकाल में कम गर्मी प्राप्त होती है। ऋतु चक्र। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करती है और तीन महीने के अंतर पर पृथ्वी 4 स्थितियों से गुजरती है। इन स्थितियों की तिथियां लगभग निश्चित होती है और इन सभी स्थितियों में पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही दिशा में झुका रहता है और कक्षा तल में 66.5 डिग्री कोण बनता है। उपयुक्त चित्र में पृथ्वी पर स्थितियां यथा 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च से गुजरती है। 21 जून। इस स्थिति में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने झुका है जबकि दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में अर्थात कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग प्रकाशित हो रहा है, जिससे यहाँ दिन बड़े रात छोटी और दोपहर के समय सूर्य की किरणें लंबतः पड़ रही है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण गोलार्ध का अपेक्षाकृत कम भाग प्रकाशित हो रहा है, जिससे यहाँ दिन छोटे और रात बड़ी है, इसलिए यहाँ शीत ऋतु है। 22 दिसंबर। इस स्थिति में दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने झुका हुआ है और उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में अर्थात मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ शीत ऋतु है। 23 सितंबर और 21 मार्च। इन दोनों स्थितियों में सूर्य की किरणें दोपहर के समय विषुवत रेखा पर लंबतः पड़ रही है। इस समय दोनों ध्रुव पर भी सूर्य की किरणें पड़ती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के दोनों गोलार्ध के ठीक आधे भाग प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों तिथियों को सारे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि इसके विपरीत 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं तथा पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतुएं बदलती है। सबसे बड़ा दिन 21 जून है। कर्क रेखा। महत्वपूर्ण शब्दावली। कर्क रेखा धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा। मकर रेखा धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा। आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री की
कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। चैप्टर नंबर 4 पृथ्वी के परिमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। पृथ्वी हमारा निवास स्थान है। यह एक अद्वितीय ग्रह है क्योंकि इस पर जीवन है। यहाँ जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर 3 जीवनदायिनी वस्तुएं भूमि, जल एवं वायु पाई जाती है, जिससे क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ उपयुक्त तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वह जैव मंडल कहलाता है, जहाँ सभी प्रकार के जीवन संभव है। स्थल मंडल महाद्वीप। पृथ्वी के भूमि भाग जो कि शैलों पत्थर प्लस मिट्टी से मिलकर बना है उसे स्थल मंडल या पृथ्वी की ऊपरी सतह कहते हैं। इसमें पृथ्वी के सभी छोटे बड़े भूखंड शामिल हैं। धरातल लगभग 1/3 भाग ही भूमि है। धरातल के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। अतः पृथ्वी पर मुख्यतः 7 विशाल भूखंड या महाद्वीप हैं, जो निम्न प्रकार है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नोट: कभी कभी यूरोप और एशिया को 2 अलग महाद्वीप न मानकर एक महाद्वीपीय यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, किंतु कैस्पियन सागर, काकेरास पर्वत, काला सागर, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप और दक्षिण महाद्वीप को अलग करती है। अतः व्यावहारिक रूप से यूरोप और एशिया 2 अलग अलग महाद्वीप हैं। एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत रेखा इसके बीच से गुजरती है। इसलिए अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और थोड़ा सा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश के पूर्वी सीमा पर एक दूसरे से मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप हिम की मोटी परतों से ढका होने के कारण एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ मनुष्य अस्थायी रूप से नहीं बसते। स्थलाकृति। धरातल का प्रत्येक स्थान एक समान नहीं है। कुछ भाग बहुत ऊबड़ खाबड़ है और समुद्र तल से कई हजार मीटर ऊंचाई पर है। इसके विपरीत कुछ भाग समतल और समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। स्थल की इन अलग अलग आकृतियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे पर्वत, पठार और मैदान। ये धरातल की मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं। पर्वत उस भूखंड को कहते हैं जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा है। यह बहुत ऊंची पहाड़ियों का समूह है और लंबी श्रृंखलाओं के रूप में फैला होता है। इन श्रृंखलाओं को पर्वत श्रेणियां कहते हैं। पठार आसपास की नीची भूमि से एकदम सीधा उठा हुआ विस्तृत और लगभग समतल शिखर वाला भूभाग होता है। कुछ पठार हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार इसका अच्छा उदाहरण है। मैदान अपेक्षाकृत समतल और लक्षण विहीन नीचे के भूभाग को कहते हैं। अधिकतर मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। ये नदियाँ पर्वतीय ढालों से नीचे और नीचे की ओर बहती है और उनका अपरदन करती है। इस अपरदित पदार्थों कंकड़, पत्थर, बालू और काप या चिकनी मिट्टी को नदियाँ अपने साथ बहाकर ले जाती है। नदियाँ अपने मार्ग के दोनों ओर घाटियों में इन पदार्थों का जमाव करती है।
इसी तरह से मैदान का निर्माण होता है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। जलमंडल, धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। धरातल का लगभग 2/3 भाग जल से ढका है। विशाल जलाशय होने के कारण महासागर जलमंडल का प्रमुख अंग है तथा झील एवं नदियाँ भी जलमंडल के ही अंग हैं। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों को द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम इस प्रकार है: पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। विश्व के 4 महासागरों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। महासागर प्रमुख विशेषताएं: प्रशांत महासागर, इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागर की अपेक्षा अधिक गहरा है। इसमें स्थित मरियाना गर्त संसार का सबसे गहरा समुद्र तल से 1122 मीटर स्थान है। प्रशांत महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अंटार्कटिक महासागर, इस महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है। इस कारण इसकी लंबाई प्रशांत और हिंद महासागरों की तट रेखाओं की कुल लंबाई से भी अधिक है। कटी फटी तट रेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। यही कारण है कि व्यापार की दृष्टि से यह संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। अंटार्कटिक महासागर के एक ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से तो दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। हिंद महासागर, यह महासागर 3 ओर से स्थल से घिरा है। इसके उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत के नाम पर रखा गया है। आर्कटिक महासागर, यह महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। यह महासागर वास्तव में अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जलसंधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से मिला हुआ है। नोट जल संधि या जल डबरूमठ 2 विस्तृत भूखंडों के मध्य स्थित एक संकरा जलीय भाग होता है जो जलनिकायों को एक दूसरे से जोड़ता है। भूसंधि या भूमंडल मध्य भूमि की एक पतली पट्टी होती है जो 2 बड़ी जलराशियों को अलग करती है और 2 बड़े भूभागों को जोड़ती है। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। वायुमंडल, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह धरातल से कम 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और वायुमंडल के लगभग 97% धरातल के निकट ही है। वायु कई गैसों जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस 1% का मिश्रण है। वायुमंडल के निचले भागों में जलवाष्प होती है। इससे पृथ्वी पर वर्षा और हिमपात होता है। वायुमंडल के घनत्व में ऊंचाई के अनुसार अंतर आता है। जैसे यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर बढ़ते जाते हैं वायुमंडल का तापमान भी कम होता जाता है। वायु में भार होता है इसलिए यह धरातल पर दबाव डालती है। हमें इसके भार का अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दबाव वायु के दबाव के समान होता है। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा स्थान पर भिन्न होती है। वायुमंडल के इस अंतर के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करता है जिसके कारण दिन और रात के तापमानों में अधिक अंतर नहीं होता है। जैवमंडल, पृथ्वी का एक अनुपम लक्षण जैवमंडल है जहाँ भूमि, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। धरातल पर इस सीमित क्षेत्र में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: संसार के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए समुद्र का जल स्तर सभी जगह एक ही रहता है और इस जल स्तर को ही समुद्र तल कहते हैं। समुद्र तल के माध्यम से किसी स्थल की ऊंचाई या फिर महासागर की सतह की
गहराई पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। महाद्वीपों और महासागरों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से क्रमशः 100 मीटर और 4000 मीटर है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ सबसे बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर प्रशांत अंटार्कटिक और हिंद महासागरों के विस्तार को दक्षिण महासागर कहा जाता है। चैप्टर नंबर 5 अफ्रीका, भूमि, जलवायु, संसाधन और उनका प्रयोग। एक परिचय। एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के संपूर्ण स्थल क्षेत्र का लगभग 20% है। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर तथा एशिया से अरब सागर अलग करता है, परंतु यह 3 स्थानों पर यूरेशिया महाद्वीप के बहुत निकट है। ये स्थान निम्न प्रकार हैं। पहला, उत्तर पश्चिम में जिब्राल्टर संधि। दूसरा, उत्तर पूर्व में सुएज नहर। तीसरा, पूर्व में बाब एल मदेव जल संधि। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अफ्रीका किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के अधीन था। वर्तमान में तो अधिकतर अफ्रीकी देश स्वतंत्र हो गए और जो अभी भी विदेशी शासन के अधीन हैं, वे अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भौगोलिक स्थिति। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों गुजरते हैं। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है। लगभग पूरा अफ्रीका एक विशाल पठार जैसा दिखाई पड़ता है। अफ्रीका का पठार दक्षिण तथा पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली विषुवत रेखा के निकट पठार के पूर्वी कुछ भूमि प्रदेश में अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5895 मीटर है। यह वर्ष भर हिम से ढका रहता है।